ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया के साथ होती है, जो कि यहाँ पे बाहर में आकर अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करने के लिए किसी टारगेट को चुन रही होती है। तभी वो हमारे मेल लीड जेन को देख लेती है और उसके पास आकर उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें कोई डेट चाहिए। जेन तो उसे साफ मना कर देता है कि मैं यहाँ पर किसी और का इंतजार कर रहा हूँ। तो जिया अपने नेकलेस के साथ खेलते हुए उसे कहने लगती है कि तुम जैसे मैन मुझे बहुत ही कम मिलते हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें इस बात का रिग्रेट ना हो। ऐसा कहकर वो जाने वाली होती है। तभी जैन उसकी नेकलेस देखते हुए उसे पहचान लेता है और तुरंत ही उसे रोकता है। जिया पूछती है कि इसका मतलब क्या है, तो वो कहता है कि मुझे रिग्रेट नहीं करना है, इसलिए वो उसे उठाकर तुरंत ही होटल रूम में जाता है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जैन अपना शावर ले रहा होता है और इससे इसकी होने वाली मदर इन लॉ की कॉल आती है और वो इसे बताने लगती है कि शाओ के अंकल अब्रॉड से आ गए हैं, तो इसलिए उसे ओल्ड हाउस आना पड़ेगा डिनर के लिए, क्योंकि वो शाओ की फियांसी है। इस वजह से जिया सुनकर खुश होती है कि वो अंकल वापस आ रहा है, जो कि बुद्धिज्म में बहुत ही इंटरेस्ट रखता था। फिर ये तुरंत ही अपने कपड़े लेकर यहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि ये तो सिर्फ वन नाइट स्टैंड था। जिया के यहाँ से जाने के बाद जेन शावर से बाहर निकलता है और वो जिया का नेकलेस देखते हुए उसका नाम लेकर कहने लगता है कि वो दोनों जल्द ही फिर से मिलने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जिया को देखते हैं, जो कि अपने फियांसे के घर गई होती है और वो सोच रही होती है कि वो शाओ से शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती है क्योंकि उसे अपनी मॉम की इनहेरिटेंस चाहिए, और सिर्फ इस वजह से वो इस फैमिली के सामने इतनी इनोसेंट बनने का बिहेव कर रही है। जिया यहाँ पर देखती है शाओ की नई गर्लफ्रेंड को और वो सोच रही होती है कि वो शाओ से 4 साल से एंगेज्ड है और इन 4 साल में अब तक उसकी 52 गर्लफ्रेंड हो चुकी है। इसकी फियांसी शाओ की नई वाली गर्लफ्रेंड यहाँ जिया को देखकर उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। तो जिया बताती है कि मैं शाओ की फियांसी हूँ। इस पर वो कहती है कि अच्छा, तो वो तुम ही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि शाओ और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। जिया कहती है कि लास्ट टाइम जो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना, वो भी यही कह रही थी, लेकिन देखा कैसे बदल गई ना। तभी शाओ यहाँ पर आकर अपनी गर्लफ्रेंड से कहने लगता है कि तुम इसकी बातों को इग्नोर करो, और वो जिया के सामने ही से किस कर रहा होता है। फिर जिया शाओ से कहने लगती है कि हम दोनों को ना डिनर के लिए ओल्ड हाउस चलना है, क्योंकि तुम्हारे अंकल अब्रॉड से वापस आ गए हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आई थी। लेकिन लगता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और टाइम स्पेंड करना है, तो मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो शाओ से कहने लगता है कि तुम कितनी बोरिंग टाइप की हो ना, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि किसी को खुश कैसे रखते हैं। जिया मन में सोच रही होती है किसी जो एंजॉय करना है वो एंजॉय करे, क्योंकि मैं अपना गेम खेलूंगी और ये अपना। और अब तो मुझे भी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने कल रात वाले उस मैन को अपना नंबर क्यों नहीं दी, नहीं तो मैं उसके साथ कुछ और नाइट स्पेंड करती। फिर जिया ओल्ड हाउस आ जाती है, यानी कि शाओ के ग्रैंडपा के घर पे, और वहाँ पर वो स्नैक्स वगैरह ले जाते हुए सोच रही होती है कि उसे शाओ के अंकल से मिले हुए कुछ साल हो गए हैं। जब वो छोटी थी तभी उससे मिली थी, और अब ये देखना चाह रही होती है कि अब वो अंकल कैसा दिखता होगा। तभी इतने में वो पीछे से उसे देखते हुए सोचती है कि आखिर ये कल रात वाले मैन की तरह कैसे दिख रहा है। नहीं, ये बस मेरा शक है। तभी शाओ के ग्रैंडपा जिया से कहने लगते हैं कि चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, और फिर वो जेन को बताने लगते हैं कि ये तुम्हारे नेफ्यू शाओ की फियांसी है, और इसे तो तुम अच्छे से जानते ही हो, तुम लोग जब छोटे थे तो एक साथ खेला करते थे। फिर जिया भी यहाँ पर शाओ के अंकल को हेलो कहने लगती है कि वो दोनों काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, पर जैसे वो यहाँ पर जेन को देखती है तो शॉक रह जाती है और सोचती है कि मेरा वन नाइट स्टैंड ही मेरे फियांसी शाओ का अंकल है। जेन भी जिया से कहने लगता है कि हाँ, हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। तो वो कहती है कि अंकल, हम लोग काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, लेकिन आपने मुझे फिर भी पहचान लिया। तो ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि ये तुम्हें कैसे नहीं पहचानेगा, तुम्हारी मॉम इसकी मॉम की बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, तो ऑफ कोर्स है कि तुम्हारे अंकल जेन के लिए तुम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। तो चलो अब अपने अंकल को टी सर्व करो। फिर जिया डरते हुए जेन को टी देने लगती है और मन में सोचती है कि इस अंकल ने थोड़ी ना कुछ अच्छा काम किया है जो ये ग्रैंडपा के सामने कल रात के बारे में कुछ बताएगा। फिर इसके बाद ये लोग जब डिनर के लिए बैठने लगते हैं तो शाओ की मॉम जिया को किचन में जाकर सूप लाने के लिए कह रही होती है, तो जैन जल्दी से इसे रोक लेता है और इनसे कह देता है कि सिस्टर इन लॉ, आपको नहीं लगता कि ये काम आप मेड को भी कह सकती थी। फिर ग्रैंडपा भी कहते हैं कि हाँ, मेड को कहना चाहिए था, और वो जिया से कहते हैं कि चलो जल्दी से बैठ जाओ। फिर हम देखते हैं कि जिया का फियांसी शाओ भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो जिया के बाजू में बैठने जा रहा होता है, तो जल्दी से जैन उसे बैठने नहीं देता और उल्टा वो जिया के पास बैठता है। फिर शाओ की मॉम ग्रैंडपा से कहने लग जाती है कि आपको जल्दी से शाओ और जिया की वेडिंग डेट फिक्स कर देनी चाहिए, ताकि आप जल्दी से ग्रेट ग्रैंडसन देख सको। फिर ग्रैंडपा भी खुश होने लगते हैं, पर तभी इतने में जैन कह देता है कि शाओ अभी इतनी बड़ी नहीं है, अभी उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई, और आप इतनी जल्दी उसकी शादी और बच्चे करने की बात कर रही हैं। आपने एक बार भी उससे पूछा नहीं कि वो अभी शादी करना भी चाहती है या नहीं।
फिर ग्रैंडपा इस बारे में जिया से पूछने लगते हैं कि क्या वो अभी शादी करना चाहती है। तो जिया सोचती है कि इस चीज का ही तो उसने काफी टाइम से इंतजार करी थी कि जब उसकी शादी की डील फिक्स होने लगेगी तभी तो वो अपने डैड को कहकर अपनी मॉम की सारी चीजें डाउरी में ले सकेगी। फिर जिया तो जल्दी से हाँ कह देती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ। फिर ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं, पर इतने में हम देखते हैं कि जैन यहाँ पर जिया के पैर के ऊपर हाथ रखता है। जैन कहता है कि क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो? तो फिर इससे बहाने बनाने पड़ते हैं। फिर जिया को गुस्सा आती है कि आखिर इसकी हिम्मत तो देखो, और वो ग्रैंडपा से कहती है कि पहले मुझे अपने डैड से इस बारे में पूछना होगा। फिर ग्रैंडपा जिया से कह देते हैं कि ठीक है, फिर अब तुम घर जाने के बाद अपने डैड से जरूर इस बारे में बात करना। और फिर जैन यहाँ पर जिया के ऊपर से हाथ हटा देता है। फिर जिया को भी बहुत गुस्सा आती है और वो हिल से इसकी शूज के ऊपर दबाती है। फिर जैन कहने लगता है कि मैंने ड्रिंक नहीं करा हूँ, इसलिए जिया को मैं घर छोड़ने जाऊंगा। इस पर वो कहती है कि ठीक है अंकल, आप ही छोड़ने चलो। फिर जैन बाहर इंतजार कर रहा होता है और जिया जैसी यहाँ पर आती है तो वो कार देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि इसकी चॉइस तो बड़ी अच्छी है, मेरी फेवरेट कार। तो जैन इसे चाबी देते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें कार पसंद आई है। तो जिया कहने लगती है कि पसंद आने का भी क्या फायदा जब मैं अफोर्ड ही ना कर सकूं। फिर दोनों ही जैसे कार में बैठते हैं तो जिया अपने ग्लासेस निकाल देती है। तो ये कहता है कि क्या हुआ, अब तुम इनोसेंट बनने का प्रिटेंड नहीं करोगी? जिया कहती है कि तुम भी तो सेम हो ना, तुम भी प्रिटेंड ही कर रहे हो। वो मन में सोचती है कि देखो है तो एक मॉन्स्टर और बीट के साथ ऐसे घूम रहा है जैसे कि बड़ा अच्छा है। फिर जिया यहाँ पर इसे डील करने लगती है कि कल रात जो भी हुआ हम उस बारे में भूल जाते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और मैं तुम्हें रिस्पेक्टफुली अंकल ही कहा करूंगी। जैन कहता है कि अगर मैं ना चाहूँ तो ये मन में सोचती है कि पहले तो ये मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन अब इसने अपने असली रंग मुझे दिखा दिया है। जिया कहती है कि देखो तुम भूलो मत कि मैं तुम्हारी निस की वाइफ हूँ। तो जैन कहता है कि अभी बनी नहीं हूँ। तो जिया और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जल्द ही बन जाऊंगी, और अगर तुमने मेरा काम खराब करने की कोशिश की है ना तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जिया मन में सोच रही होती है कि ये 4 सालों से उसने इतनी मेहनत की और वो बस कामयाब होने में बस एक स्टेप दूर है। तभी ये इसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए ना तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम्हें भी कोई भी चीज के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। तो ये कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो मैं ग्रैंडपा को इस बारे में कह दूंगी कि तुमने मुझे फोर्स किया था, और फिर आगे तो तुम जानते ही हो कि क्या होगा। और फिर ये से पूछने लगती है कि चलो बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। सैन कहता है कि मुझे तो कहीं नहीं जाना है, तो तुम ये कार लेकर जहाँ ले जाना चाहती हो वहाँ चलो। तो जिया कहती है कि ठीक है, फिर इस कार को मैं कल ओल्ड हाउस लेकर आ जाऊंगी। तो जैन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये कार मैंने तुम्हारे लिए लिया हूँ, तुम्हारा ग्रेजुएशन गिफ्ट। और फिर जैन जिया के सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि देखो मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा किया ना, और ये कहकर वो चला जाता है। फिर जिया यहाँ पर सोचने लगती है कि अब मैं वो छोटी बच्ची नहीं रही हूँ और मैं तो बस अपनी मॉम की इनहेरिटेंस लेना चाहती हूँ। फिर इसके बाद वो कार से यहाँ से चली जाती है और अपने डैड के घर पहुँचती है और उन्हें गुड न्यूज देने लगती है कि चैंग फैमिली अब चाहते हैं कि वो और शाओ जल्द से जल्द शादी कर ले। तो ये सुनकर इसके डैड खुश होते हैं कि अब उन्हें ब्राइड प्राइज में वो सारी चीज़ें मिलेगी जो उन्हें चाहिए। पर फिर जिया अपने डैड से बताने लगती है कि उसकी मदर इन लॉ की कुछ शर्तें हैं। वो इन लोगों को बताती है कि उन्हें डाउरी में मेरी मॉम की कंपनी चाहिए। इस पर इसके डैड गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर वो लोग इतने लालची कैसे हो सकते हैं। जिया कहती है कि ठीक है, फिर मैं जाकर उन लोग को बता देती हूँ कि आप लोग इस शादी के लिए मान नहीं रहे। तो जिया के डैड जल्दी से उसे रोकते हैं कि वो थोड़ा सोचने का टाइम तो दे। तभी स्टेप मॉम कहने लगती है कि नहीं, अगर तुम इसे वो प्रॉपर्टी दे दोगी तो हमारी बेटी का क्या होगा। फिर जिया की स्टेप सिस्टर भी आके कहने लगती है कि डैड आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी डैड यहाँ पर जिया की बात मान जाते हैं कि वो उन लोगों को डाउरी में उसकी मॉम की वो कंपनी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो बदले में कहते हैं कि तुम उनसे बात करो कि हमें ब्राइड प्राइज में 100 मिलियन चाहिए और साथ ही साथ वो प्रोजेक्ट भी चाहिए। जिया कहती है कि ठीक है, फिर मैं जाकर उन लोगों से बात कर लूंगी। फिर जिया जाने लगती है और उसकी स्टेप सिस्टर को बहुत गुस्सा आती है कि आखिर डैड ऐसे कैसे मान गए। तभी जिया को एक शॉप की तरफ से मैसेज आता है कि जो चीज वो बनवाना चाहती थी उसे बनाने के लिए कोई मिल गया है। तो फिर जिया वो शॉप पहुंच जाती है जहाँ पर का बॉस उसे बताता है कि उसका हेड गियर बनने का एक रास्ता निकल गया है। उसे बनाने वाले एक्सपर्ट ओल्ड मैन तो बीमार है, लेकिन सेम उनकी तरह ही वैल्यू देने वाला एक बंदा मिला है, लेकिन वो थोड़ा गुस्से वाला है और ये उसकी मूड पे डिपेंड करता है कि वो काम करेगा कि नहीं। तो मिस जिया अब आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे हैंडल करती हैं। फिर जिया सोचती है कि शायद वो उस बंदे को मना ही लेगी, पर तभी वो उसे देखकर शॉक हो जाती है कि वो तो जैन है। अब तभी ये सुनकर बॉस तो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो जैन कहने लगता है कि हाँ, ये जब छोटी थी तब से मैं उसे जानता हूँ। तो फिर जिया भी कहती है कि हाँ, पता है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तो ये डिलीवरी रूम के बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे।
फिर ऐसे ही दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लग जाता है। तभी शॉप का बॉस कहता है कि मिस जिया, आप तो यहाँ पर उन्हें मनाने आई थी ना। फिर इसके बाद जिया जैन से अच्छे से बात करने लगती है और कहती है कि अंकल मैं तो आपके साथ मजाक कर रही थी, तो आप गुस्सा तो नहीं हो गए होंगे ना। तो वो कहता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, तो बताओ तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए। तो जिया इसे उस चीज का फोटो दिखाती है और कहती है कि मुझे सेम एग्जैक्टली ऐसे बनवाना है। तो जिन कहता है कि मुझे याद है कि इस हेड पीस को तो मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम को दिया था, जो कि जरूर अभी तुम्हारे डैड के पास होगा। तो क्या तुम उसे लेने के लिए अपने डैड के पास से रिप्लेस करना चाहती हो। तो जिया कह देती है कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ, इससे आपको क्या करना है। आप ये बताओ कि आप ये बना सकते हो या नहीं, या आप ये बनाना चाहते हो या नहीं। तो जिन कहता है कि ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो जिया साफ साफ पूछती है कि आपको कितने पैसे चाहिए। तो जिन कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मेरी एक शर्त है कि तुम शाओ के साथ अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर दो, तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। तो जिया इसे साफ मना कर देती है और मन में सोचती है कि अभी तो उसका काम भी पूरा नहीं हुआ, तो ऐसे कैसे वो एंगेजमेंट कैंसिल कर सकती है। तभी जैन कहता है कि क्या तुम उसे इतना लाइक करती हो। जिया कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और आपको इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। और फिर वो कह देती है कि लगता है आपको बनाना नहीं है, और फिर वो गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है। तो जैन उसे रोकता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपनी शर्त बदल देता हूँ। जिया ये सुनकर खुश होती है और वापस आकर बैठती है और पूछती है कि अब आपकी क्या शर्त है। तो ये इसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ये हेडड्रेस बनाने में हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन बदले में फिर से तुम्हें मेरे साथ एक और नाइट स्पेंड करना पड़ेगा। तो जिया कहती है कि लगता है अंकल आपको इस चीज की आदत हो चुकी है। तो जैन इसके पास जाकर कहता है कि हाँ, आदत तो हो ही चुकी है तुम्हारी। जिया कहती है कि ठीक है फिर डील करते हैं, लेकिन पहले आपको मेरी चीज देनी होगी। तो जैन भी कहता है कि ठीक है फिर, लेकिन पहले डिपॉजिट दो। जिया पूछती है कि वो क्या है, तो वो उसे किस करने के लिए बोलता है। तो जिया नहीं कर रही होती है। जैन कहता है कि लगता है तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, तो फिर रहने देते। पर तभी वो उसे किस कर लेती है और कहती है कि अब मैंने अपना डिपॉजिट पे कर दी, तो जल्दी से बना दो। फिर जैन उसका फोन लेकर उसे अपना नंबर देने लगता है और कहता है कि अब हम इजीली एक दूसरे को कांटेक्ट कर पाएंगे। फिर तभी इतने में जिया के फोन में शाह की कॉल आने लगती है और जिया अपना फोन लेने को करती है। तो वो जैन कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा नर्वस हो रही हो, क्या तुम्हें ये डर है कि तुम्हारे फियांसी को पता लग जाएगा कि तुम उसके अंकल के साथ अफेयर चला रही हो। जिया कहती है कि आप क्या बकवास कर रहे हो, और फिर वो जल्दी से इसे फोन लेकर कॉल उठाती है। कॉल पर शाह का फ्रेंड जिया को बताता है कि शाह ने बहुत ड्रिंक कर ली है, तो वो उसे यहाँ बार में पिक करने के लिए आया। फिर जिया सुनते के साथ यहाँ से निकलने लगती है। तो जैन जल्दी से उसका हाथ पकड़ के रोकता है, कहता है कि तुम उसे इतना लाइक करती हो जो उसके लिए इतनी ज्यादा जल्दी में जा रही हो। तो ये कह देती है कि अंकल आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और वो चली जाती है। उसके जाते ही जैन भी कॉल लगाकर पता करने लगता है कि आखिर शाह कहाँ पर है। फिर जिया यहाँ बार में पहुंचते के साथ ही अपने फियांसी शाह को आवाज देने लगती है, क्योंकि पहले से बहुत ही ड्रंक होता है। तभी उसका फ्रेंड बताने लगता है कि कोई ब्यूटीफुल लड़की आई है। तो शाह जल्दी से जिया के पास जाता है और इन लोगों को बताता है कि ये मेरी वाइफ है। जिया कहती है कि चलो मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आई थी। तो ये कहता है कि तुमने टाइम भी देखी हो, अभी बहुत जल्दी है। और फिर ये इसे अपने साथ बैठा लेता है और कहता है कि ड्रिंक करो। पर जिया तो ड्रिंक करने के लिए नहीं मान रही होती है, उल्टा उसे कहने लगती है कि इतनी ड्रिंक करोगे तो मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगी। इस पर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से मेरी शादी तुम्हारे साथ होने जा रही है, नहीं तो मैं तुम जैसी लड़की को कभी नहीं चुनूंगा। और उसे किस करने वाला होता है तो जिया उसे रोक देती है। तो इस पर शाह को और गुस्सा आ जाती है कि तुम मुझे रोकोगी, और वो इसे हैरेस करने की कोशिश करता है। तो जिया उसे थप्पड़ लगाकर यहाँ से जाने लगती है, पर ये फिर उसे ले आता है। जिया ऐसे समझाती है कि छोड़ो मुझे, ये सब एम्बैरेसिंग हरकत करके तुम खुद की भी बेइज्जती कर रहे हो। तो शाह पूछने लगता है कि अगर मैं तुम्हें इतना एम्बैरेसिंग लगता हूँ तो तुम मुझसे शादी कर क्यों रही हो, तुम मुझे सच बताओ कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। जिया इसका कुछ जवाब नहीं दे रही होती है। तो शाह को बहुत ही बुरा लगता है और वो जिया को पुश कर देता है। जिया गिरने लगती है और तभी यहाँ पर जैन उसे बचा लेता है और वो इसे देखकर शॉक हो जाती है। फिर शाह तो इतना ड्रंक होता है कि अपने अंकल जैन को पहचानता भी नहीं है और उसे कहने लगता है कि तुम कौन हो, लगता है इसका तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है ना। तभी यहाँ पर जैन इसे होश में लाने के लिए इसके मुंह पे बर्फ डालता है और कहता है कि अब तुम्हें होश आया। फिर शाह होश आते ही डर जाता है, उसे सॉरी कहता है और जैन उसे यहाँ से घर भेज देता है। फिर जिया भी कहती है कि अब मैं भी जाती हूँ। तभी जैन इसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। तो ये कहती है कि सब हमें देख रहे हैं। तो जैन सभी को चिल्लाता है कि तुम लोग यहाँ से निकलोगे या मैं निकालूं। फिर सभी तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं और जैन जिया को पकड़ के उसे बैठाता है और कहने लगता है कि आज तो तुमने मुझे पागल कर दी हो, और वो उसे किस करने वाला होता है। पर तभी इतने में जिया के पैर में दर्द हो रहा होता है। तो ये देखता है कि उसे तो चोट लगी है। वो बताती है कि जब शाह ने ग्लास फोड़ा था तभी वो ग्लास उसके पैर में लग गया होगा। फिर ये उसे उठा के घर ले आता है और कहता है कि इधर ही बैठो, मैं तुम्हें मेडिसिन लगाता हूँ। तो जिया कहती है कि ग्रैंडपा का रूम पास में ही है और अगर उन्हें आवाज चली गई तो जैन कह देता है कि इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम शांत बैठोगी तो ये चीज अच्छी से हो सकती है। तो जिया चुप हो जाती है और फिर जैन इसके पैर में बैंडेज वगैरह कर देता है और फिर तुरंत ही जिया उसे यहाँ से जाने को बोल रही होती है। तभी जैन सोचता है कि आखिर ये शाह से क्यों शादी करना चाहती है, इससे उसे क्या मिलने वाला है।
फिर ये उसे पूछता है कि आज मैंने तुम्हारी हेल्प किया तो तुम मुझे थैंक यू भी नहीं बोलने वाली हो। तो जिया उसे तुरंत ही थैंक यू बोल देती है। तो ये कहता है कि तुम्हारा थैंक यू बहुत ही इनसिंसियर है, वो उससे किस करने वाला होता है। तो जिया उसे कहती है कि ग्रैंडपा नीचे वाले रूम में उन्हें आवाज़ चली जाएगी। तो ये इसे रेस्ट करने का बोलकर चला जाता है। और फिर जैन के जाने के बाद जिया इस रूम को अच्छे से देखने लगती है और कहती है कि ये घर अभी भी पहले की तरह ही दिख रहा है। जब वो छोटी थी तो उसे किसी ने जहर दे दिया था और तभी ग्रैंडपा ने उसे अपने घर ले आए थे और उसकी काफी केयर करे थे और वो 3 साल तक यहाँ पे रही थी। अब तभी जिया यहाँ पर अपनी और जैन की फोटो देख लेती है और बचपन याद करने लग जाती है। जब वो यहाँ पे रहती थी तो अपने मॉम डैड को लेकर रोती थी कि उसके पास मॉम डैड नहीं है। अभी जैन आकर उसे चुप कराता है कि मैं तो हूँ ना तुम्हारे पास। तो फिर वो खुश हो जाती है। और फिर यहाँ पर प्रेजेंट में हम देखते हैं जिया सोचती होती है कि बचपन में तो वो कितना अच्छा था और बड़ा होने के बाद कितना बुरा बन चुका है। फिर अगली सुबह जब जिया की नींद खुलती है तो मेड उसे बताने लगती है कि ग्रैंडपा ने उससे बात करने के लिए बुलाए हैं और यहाँ पर शाओ भी आया है। तो ये सोचती है कि अच्छा तो ग्रैंडपा ने उसे यहाँ पर पनिशमेंट के लिए बुला लिए। फिर वो जल्दी से तैयार होकर यहाँ पर पहुंचती है और देखती है कि शाओ ग्रैंडपा के सामने नील डाउन होकर बैठा होता है और जैन इसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। जिया सोचती है कि देखो इसने सब ग्रैंडपा को बता दिया और कितना खुश है। यहाँ पे ग्रैंडपा मुझसे सवाल करने वाले। तभी शाओ की मॉम यहाँ पर आकर ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि आखिर उन्होंने शाओ को नील डाउन क्यों करवाया। तो वो बताने लगते हैं कि तुम्हारे बेटे को तुमने क्या सिखाई हो, तुम्हें पता भी है कल बाहर जाकर इसने इतनी ड्रिंक किया और वहाँ पर कितनी सारी ट्रबल क्रिएट किया है। फिर शाओ की मॉम जिया से पूछने लगती है कि आखिर क्या चल रहा है। तो वो कहती है कि सारी गलती मेरी है, अगर मैं कल जल्दी बाहर चली गई होती तो शाओ इतनी ड्रिंक नहीं करता। तो शाओ की मॉम इसे ही ब्लेम करने लगती है कि हाँ तुम्हारी गलती है, तुम आखिर अपने काम से जल्दी फ्री होकर शाओ के साथ ज्यादा टाइम क्यों नहीं स्पेंड करती हो। तभी ये सुनकर जैन को गुस्सा आती है और वो इन्हें चिल्लाता है कि सिस्टर इन लॉ आपको इसमें जिया को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, आखिर उसकी क्या गलती है और वैसे भी वो एक अच्छे घर की लड़की है तो बाहर में क्यों जाएगी। तो फिर यहाँ पर शाओ की मॉम ग्रैंडपा से कहने लगती है कि शाओ को माफ कर दो क्योंकि ये सब उसके बुरे फ्रेंड्स की गलती है, उन लोगों ने इसे लेकर गए। फिर वो शाओ के मुंह पर जैसी चोट देखती है तो पूछती है कि तुम्हें किसने मारा। तो यहाँ पर जैन बता देता है कि मैं नहीं मारा हूँ। तो फिर शाओ की मॉम रोने की एक्टिंग करते हुए ग्रैंडपा से कहने लग जाती है कि उसे डांटने तक तो ठीक बात थी लेकिन ऐसे मारना तो नहीं चाहिए था ना। ग्रैंडपा और चिल्लाते हैं कि इसकी जो हरकत है ना उस पर इसे मार खाना ही बनता था, इसकी वजह से जिया को कितनी चोट लगी है। तो ये सुनते के साथ ही शाओ की मॉम जिया की चोट देखने लग जाती है। जिया कहती है कि आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जैन कहने लगता है कि अब जिया को इतनी चोट लगी है तो उसे यहाँ पर ही रहना चाहिए ताकि हम उसकी केयर कर सके। तो ग्रैंडपा भी यहाँ पर जिया को कुछ दिन के लिए रहने के लिए बोलते हैं तो वो हाँ बोल देती है। और फिर ग्रैंडपा शाओ से कहते हैं कि मैं सिर्फ जिया की वजह से तुम्हें माफ कर रहा हूँ। फिर शाओ और उसकी मॉम यहाँ से चले जाते हैं और ग्रैंडपा जिया से पूछने लगते हैं कि शाओ तुम्हें अच्छे से तो ट्रीट करता है ना या फिर वो हमेशा इसी तरीके से तुम्हारे साथ रहता है। तो ये कहती है कि नहीं ग्रैंडपा वो हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहता है, बस कल रात बहुत ही ड्रंक था ना इसलिए ये सब कर दिया। फिर यहाँ पर जैन को हंसता हुआ देखकर ग्रैंडपा उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें हंसी आ रही है, तुम्हें दिख भी रहा है कि तुम्हारे सामने जिया और शाओ की शादी होने जा रही है और तुम्हारे पास तो एक गर्लफ्रेंड तक नहीं है। तो जैन कह देता है कि डैड मुझे शादी नहीं करनी है। इसके डैडी से चिल्लाते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम अब ओल्ड हो चुके हो और अंकल बन चुके हो समझे, तो जल्दी शादी कर लो नहीं तो सारी अच्छी लड़कियों की शादी हो जाएगी तो तुम ऐसे ही रह जाओगे। तो जैन कह देता है कि डैड अगर मुझे कोई लड़की पसंद होगी और उसकी शादी भी हो गई ना तो अभी मैं उसे अपने पास ले आऊंगा। तो इसके डैडी से चिल्लाते हैं कि बकवास मत करो। तभी यहाँ पे हाउसकीपर आकर उन्हें बताता है कि कार रेडी है, अब उन्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए चेकअप के लिए। ग्रैंडपा जाने लगते हैं और जाते जाते जिया से कहते हैं कि तुम्हें जो भी चीज चाहिए होगी ना अपने अंकल से कह दो, ये तुम्हारे लिए खरीद के लेकर आएगा। फिर ग्रैंडपा के जाने के बाद जिया रिलैक्स होती है और तभी जैन इसका पैर देखने लग जाता है। तो ये चिल्लाने लगती है कि तुम देख रहे हो हम लोग कहाँ पर है। तो ये कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा बैंडेज सही कर रहा हूँ। और फिर जैन इसे वो हेड पीस दिखाता है और ये देखकर ये बहुत ही खुश हो जाती है कि इसने एग्जैक्टली सेम वैसे बना दिया जैसा इसकी मॉम का था। फिर ये खुश हो जाती है और कहती है कि वैसे तो मैंने तुम्हें कल ही फोटो दिखाई थी, तुमने इतनी जल्दी बना दी है, क्या कल पूरी रात जाग रहे थे। तो ये कहता है कि हाँ तुम्हें पसंद आया। जी हाँ बोलती है। तो जैन कहता है कि फिर याद करो तुम्हें मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ये जल्दी से उसे किस करती है। फिर जैन इसे एक इनविटेशन कार्ड देने लगता है और कहता है कि आज तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी और फिर याद रखना आज रात 8 बजे तुम्हें मेरे पास पहुंचना है। फिर ऐसा बोलकर वो चला जाता है और जिया गुस्सा होने लगती है और सोचती है कि कोई बात नहीं, बस एक और रात की बात है और फिर उसके बाद हमारा हिसाब बराबर होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ की मॉम उसे चिल्ला रही होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोली हूँ कि तुम जिया का ख्याल रखा करो। तो ये कहता है कि मॉम आखिर आप उसकी इतनी केयर क्यों करती हैं। इसकी मॉम इसे समझाती है कि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ समझे, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे ग्रैंडपा जिया को कितना पसंद करते हैं, तो इसलिए अगर तुम जिया के साथ अच्छे से बना के रखते हो तो ग्रैंडपा तुमसे खुश होंगे और फिर वो जल्दी से तुम्हें फैमिली का हेड बना देंगे।
फिर हम देखते हैं कि जिया को यहाँ पर उसके एम्प्लॉय की कॉल आती है और वो बताता है कि शॉप में एक बहुत ही भारी कस्टमर आया है और वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे कैसे ड्रेस दिखाए। जिया कहती है कि ठीक है, मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ। जैसे ही जिया अपनी खुद की शॉप में आती है तो वो यहाँ पर जैन को देखकर शॉक हो जाती है और वो चिपके से यहाँ से भागने वाली होती है, पर तभी इतने में जैन इसे देख लेता है और फिर जिया का एम्प्लॉय उससे बात करने लग जाता है। तो जैन कहने लगता है कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। फिर जिया जल्दी से अपने एम्प्लॉय को इशारा करती है और जैन से बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं यहाँ की बहुत ही पुरानी कस्टमर हूँ, तो इसलिए सभी एम्प्लॉयज मुझे जानते हैं। जैन कहता है कि ठीक है, फिर मैं यहाँ पर वैसे भी ड्रेस खरीदने आया था और तुम काफ़ी ड्रेस के बारे में नॉलेज रखती हो, तो मेरी हेल्प करो ड्रेस चुनने में। यहाँ पर वो बहुत सारे पैसे लगाकर अच्छी ड्रेस बनवाने की बात कर रहा होता है और अच्छा फैब्रिक भी यूज़ करने का बोल रहा होता है। तो जिया से कहती है कि क्या तुम किसी को ड्रेस गिफ्ट करने वाले हो। तो जैन कहता है कि क्या हुआ, तुम जेलस हो रही हो। जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और वो मन में सोचती है कि अब ये खुद यहाँ मेरी स्टोर में फंसने के लिए आए तो मैं इसे अच्छे से फंसाऊंगी। फिर ये कहती है कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना, तो फिर अच्छे से महंगी ड्रेस खरीदो, इतना तो तुम अफोर्ड कर ही सकते हो ना। तो जैन कहता है कि हाँ, मुझे सबसे महंगी ड्रेस बनवानी है। तो जिया भी फिर ड्रेस में लगने वाली सारी महंगी महंगी क्वालिटी वाली चीजें बता देती है और जैन तो सब रेडी होते जाता है और काफी मिलियन की ये ड्रेस की प्राइस रेडी हो जाती है और ये कहता है कि ठीक है, मुझे ये चाहिए। फिर वो तुरंत ही चेक भी दे देता है। तभी एम्प्लॉय पूछने लगता है कि ड्रेस की साइज क्या होगी, वो भी तो बतानी पड़ेगी। तो जैन यहाँ पर जिया को उठाता है और कहता है कि इसी की साइज की बना दो, क्योंकि मैं जिसे ड्रेस देना चाहता हूँ वो सेम जिया की तरह ही दिखती है। फिर जिया तो सोचने पड़ जाती है कि आखिर वो कौन होगी जिसके लिए ड्रेस खरीद रहा है। फिर जैन इसे हक करने लग जाता है तो जिया से दूर होती है। ये कहता है कि चलो तुम जल्दी से ड्रेस पहनकर मुझे भी दिखा दो कि आज रात तुम कौन सी ड्रेस पहनोगी। जिया कहती है कि रात में देख लेना, तो ये कहता है कि नहीं अभी। फिर जिया को मानना पड़ता है और वो ड्रेस चेंज करने जाती है तो उससे जिप नहीं बंद हो रहा होता है और वो किसी को हेल्प के लिए बुलाती है। तो यहाँ पर जैन आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। जिया इसे देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों है। तो वो कहता है कि अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम मेरे असिस्टेंट का वेट करी थी। तो जिया कहती है कि क्यों नहीं, तुम तो इतने ओल्ड हो और मुझे तो कोई भी यंग बंदा चलेगा। ये सुनकर जैन जेलस होने लगता है और जिया के क्लोज आ रहा होता है तो वो उसे रोकती है और कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर ये कहता है कि ठीक है, रात में 8 बजे टाइम पर पहुंच जाना। ये बोलकर वो चला जाता है। तो जिया को बहुत ही गुस्सा आती है कि ये अपनी मर्जी चलाता रहता है। फिर यहाँ पर जिया का एम्प्लॉय से पूछने लगता है कि बॉस, आपने अपनी आइडेंटिटी सभी से छुपाई हुई हो, तो क्या अभी आप किसी को नहीं बताओगी। जिया कहती है कि अभी मैंने अपनी मॉम की सारी चीजें ली नहीं हुई। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया जैन के साथ पार्टी में पहुंचती है और तभी इन दोनों को देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं। तो जिया उन लोगों को कहती है कि तुम लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये मेरा फियांसी नहीं है, उल्टा ये तो मेरे अंकल है। तो सभी लोग कहते हैं कि अच्छा, वो तुम लोग ना कपल आउटफिट पहन कर आए थे तो हम लोग को लगा कि तुम लोग कपल होंगे। तभी जैन जिया से कहता है कि तुम इन लोग की बातों पर ध्यान मत दो। फिर इतने में यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि जैन को हेलो बोलने लगती है और फिर वो जिया को साइड में लाकर उससे बातें करने लग जाती है और उसे अपना एक ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि क्या तुम हेल्प करोगी और अपने अंकल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताओगी ताकि मैं उसे चेज कर सकूं। तो जिया उसे बताने लग जाती है कि मेरे अंकल को ना अच्छी ड्रेस पहनने वाली लड़की बहुत ही पसंद है और वो उसे अपने स्टोर का पता बता देती है कि यहाँ पर ना बहुत ही अच्छी ड्रेस मिलती है और उससे समझाती है कि सोचो आप इतनी अच्छी ड्रेस पहनोगी तो मेरे अंकल को तो बहुत ही पसंद होगी। फिर ये लड़की बड़ी खुश हो जाती है और जिया से कहती है कि एक बार अगर मैं बस तुम्हारे अंकल की वाइफ बन गई ना तो मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगी। तो जिया भी उसे गुड लक बोलने लगती है और कहती है कि मैंने आपको एकदम सही बताई हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरे अंकल को कैसी टाइप की लड़की पसंद है। तभी जैन यहाँ पर आ जाता है और जिया का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जाता है। तो वो कहने लगती है कि मैं तो बस आपके लिए आंटी ढूंढने में हेल्प कर रही थी, ग्रैंडपा चाहते हैं कि अंकल जल्दी से आपकी शादी हो जाए। जैन कहता है कि तुम्हें पता है मुझे कैसी टाइप की लड़की पसंद है। तो जिया उसे दूर होने लगती है। जैन उससे कहता है कि देखो, ये गेम तुमने ही पहले शुरू करी थी तो मैं अब ये क्विट नहीं करने वाला हूँ, हम ये गेम कंटिन्यू रखेंगे। तो जिया कहती है कि मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम अभी मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हो ना, ठीक है फिर। पर जैन कुछ भी नहीं कर रहा होता है तो जिया उसे खुद से किस करने लगती है। जैन उसे दूर करता है और कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं है। जिया कहती है कि अरे हाँ मैं समझ रही हूँ, वो जरूर वो मिस यू थी, उसकी वजह से तुम ये सब कर रहे हो ना कि कहीं वो हम लोग को देख कर जेलस ना हो जाए। तो जैन इसे क्लियर करता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उस लड़की में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो जिया पूछती है कि जो तुमने ड्रेस बनवाया वो उसी के लिए है ना। तो जैन कहता है कि सोचो तुम्हारे साइज की ड्रेस क्या उसे फिट होगी, और लगता है तुम बहुत ही जेलस हो रही हो। जिया कहती है कि मैं जेलस क्यों होंगी, मैं तो बस जानना चाहती थी, लेकिन अगर आपको बताना ही नहीं है तो फिर मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं जाने में। ये बोलकर वो जा रही होती है। तो जैन जल्दी से उसे रोकता है और कहता है कि तुम जानना चाहती हो ना कि वो ड्रेस किसके लिए, तो पहले तुम मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो फिर मैं बताता हूँ। जिया मान जाती है। तो जैन उसे पूछता है कि तुम शाह से क्यों शादी कर रही हो। तो ये कहती है कि मैं उसे लाइक करती हूँ इसलिए। तो जैन कहता है कि क्या तुमने मुझे 3 साल का बच्चा समझी हो। तो जिया इसे कहती है कि मैं शाह से इसलिए शादी कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी फैमिली का पैसा चाहिए, समझ गए। तो ये मानने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि तुम ऐसे टाइप की नहीं हो इसलिए झूठ मत बोलो।
जिया जल्दी से दूर होती है और कहती है कि मैं अब ऐसी ही टाइप की हूँ, बचपन में शायद मैं अलग होंगी, लेकिन इंसान चेंज भी तो होता है ना, तो अब मैं बदल गई हूँ। फिर इतने में जैन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताने लगता है कि उनकी चीजें चोरी हो गई है। फिर जैन जिया से बताने लगता है कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें कॉल भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे हर दिन मैसेज करके बताना होगा कि तुम कहाँ पर हो और ठीक हो कि नहीं। जिया कहती है कि मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो ये सारी चीजें बताऊंगी। जैन कहता है कि तुम्हें अपनी चीज चाहिए ना, तो फिर तुम्हें ये सब मानना पड़ेगा। तो जिया फिर मान जाती है। जैन कह देता है कि जब तक मैं नहीं रहने वाला हूँ तुम किसी और लड़के के क्लोज नहीं हो सकती हो। तो फिर जिया इसे बोल देती है कि ठीक है, फिर तुम जाओ अब यहाँ से। उसके जाने के बाद जैन का असिस्टेंट यहाँ पर आकर जिया को जैन का कार्ड देता है और बताता है कि बॉस ने कहा है आप जितने चाहे उतना खर्चा कर सकती हो। फिर जिया तुरंत ही चेक करती है और शौक होती है कि इस कार्ड में तो पूरे 60 मिलियन है। फिर ये उसे कॉल करके पूछती है कि क्या मैं ये पैसे यूज कर सकती हूँ। तो जैन कहता है कि क्या तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो कार्ड पूरा तुम्हारे लिए, तुम जो चाहे वो करो। तो जिया कहती है कि सच्ची ना, फिर मैं कुछ पैसे अभी यूज करना चाहती हूँ। फिर ये सोच लेती है कि अभी 60 मिलियन का यूज करके मैं अपने डैड को ये बता सकती हूँ कि ये शाओ की फैमिली की तरफ से डाउरी है और फिर मैं अपनी मॉम की चीजें उनसे ले लूंगी। फिर इसके बाद जैसे ही जिया अपने घर पहुंचती है तो वो अपनी स्टेप मॉम और अपनी स्टेप सिस्टर को खुद की बुराई करते हुए सुन लेती है। और फिर जिया की स्टेप मॉम उसे स्टिक से मारने वाली होती है, पर इतने में यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। तो जिया भी यहाँ पर चोट लगने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि ग्रैंडपा के साथ आज मुझे शो में जाना था और वो अगर मेरे हाथ की चोट देखेंगे तो सोचो फिर क्या होगा। तो इसके डैड यहाँ पर इसकी स्टेप मॉम को चिल्लाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे वो जिया को मार सकती हैं। फिर वो कहती है कि मैंने तो अभी मारी भी नहीं। तो जिया कहती है कि मारी नहीं तो मेरा लाल कैसे हुआ बताओ। और फिर ये अपने डैड को अपनी साइड करने के लिए कहने लग जाती है कि मुझे तो अब ब्राइड प्राइस भी मिल चुकी है, तो मैं तो बस शादी के बारे में बात करने आई थी। उन लोगों ने 60 मिलियन दे भी दिया और बाकी का वो बाद में देने वाले। तो इसके डैड तो बड़े खुश होने लगते हैं। फिर जिया कहती है कि लेकिन आपको पहले एग्रीमेंट पे साइन करना होगा और मेरी मॉम की कंपनी को मेरे नाम करना होगा ताकि फिर वो लोग ले सके। डाउरी मिलते ही फिर वो लोग आपको बाकी के भी पैसे दे देंगे। तो जिया के डैड तो बड़ी खुशी खुशी जल्दी से साइन कर देते और इसके स्टेप मॉम की भी कोई बातें नहीं सुनते। फिर जिया तो बड़ी खुशी खुशी चली जाती है कि मैं उन लोगों से जाकर बात करती हूँ। फिर जिया के डैड अपनी मिस्ट्रेस और उसकी बेटी को समझा देते हैं कि अगर तुम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करोगी ना तो मैं तुम लोग को घर से ही निकाल दूंगा। फिर ये दोनों बड़ी गुस्सा होने लगती हैं और जिया की स्टेप सिस्टर भी कहती है कि मॉम आखिर इतनी लकी क्यों है, इसकी इतनी अमीर फैमिली में शादी होने जा रही है और अगर इसकी शादी सच में हो गई ना तो फिर तो ये हमें और बुली करेगी। तो इसकी मॉम इसे समझाती है कि देखो जैसे मैंने जिया की मॉम से उसके डैड को छीनी थी उसके डैड को सेड्यूस करके, तो तुम भी सेम वैसे करो। तुम मेरी बेटी हो ना, तो जैसे मैंने उसकी मॉम से उसके डैड को छीन ली वैसे ही तुम उससे उसकी फियांसी को छीन लो। फिर भी कहती है कि मॉम लेकिन शाओ तो उसे पसंद करता है ना। इसकी मॉम इसे समझाती है कि कोई भी मैन ब्यूटी को मना नहीं करेगा, समझी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया जब यहाँ पर बस स्टॉप पर होती है तभी एक बंदा अचानक से चाकू लेकर उसके गले पर रख देता है। जिया कहती है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो ले लो, देखो मुझे कुछ करना मत। तभी इतने में यहाँ पर जैन अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और इसे कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो, तुम्हें तो प्रोडक्ट से मतलब है ना, तो इसका इससे क्या लेना देना है। तो ये बंदा समझ जाता है कि ये लगता है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, फिर तो मैं इसे और नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर जैन जल्दी से इस बंदे को अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है और जिया को कैसे भी करके बचा लेता है, पर इतने में वो बंदा इसके हाथ पर चोट पहुंचा देता है। जिया ये देखकर उसकी फिक्र करने लगती है और फिर असिस्टेंट उस गुंडे को पकड़ के लेके जाते हैं। और फिर जिया कार में बैठने के बाद इसे पूछने लगती है कि ये सब क्या चल रहा था, वो आदमी कौन था। तो ये कहता है कि देखो इन सब मामले में तुम मत पड़ो और ना तुम इस बारे में किसी को बताना भी मत। जिया इस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि अच्छा पहले अपना ट्रीटमेंट करने के लिए चलो, मुझे बाद में छोड़ना। फिर ये उसे हॉस्पिटल ले आती है और जैन का डॉक्टर फ्रेंड ये चोट देखने के बाद भी बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा होता है और बहुत मजाक कर रहा होता है। तो जिया ये देखकर उसे चिल्लाती है और कहती है कि जल्दी से जैन का ट्रीटमेंट करो। तो जैन का फ्रेंड कहने लग जाता है कि तुम मुझे जानी पहचानी लग रही हो और फिर वो उसे बताने जा रहा होता है कि वो तो वही है ना जिसे जैन इतने सालों से पसंद करता है। जिया पूछती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो जैन जल्दी से बहाने बनाते हुए अपने फ्रेंड को चिल्लाता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर जैन का फ्रेंड उसका ट्रीटमेंट करते हुए उसे बैंडेज कर देता है और जिया ये देखकर बहुत ही अपसेट फील कर रही होती है और फिर वो वापस अपने मोबाइल में लग जाता है और जिया यहाँ पर जैन की फिक्र करते हुए कुछ बोल नहीं पा रही होती है। तो जैन इसे इशारा करता है। तो जैन का फ्रेंड कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम दोनों लव बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करूंगा और वो चला जाता है। और फिर जिया जैन से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी चोट अब ठीक है, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। तभी इतने में जैन जिया को अचानक से पकड़कर उसे किस करने लगता है तो वो इसे जल्दी से मारती है और दूर करती है। फिर जैन को दर्द होने लग जाता है और जिया उसे कहने लगती है कि देखो मैं तुम्हें बस अंकल समझती हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो तो ये अच्छा होगा। और ये मन में सोचती है कि मैं ग्रैंडपा को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं लगने दे सकती हूँ, नहीं तो अगर मेरी और शाओ की एंगेजमेंट टूटती है तो फिर मैं अपने डैड से डील कैसे करूंगी और फिर आखिर मुझे मेरी मॉम की सारी चीजें कैसे मिलेंगी, मुझे उसके लिए सब करना होगा।
फिर यहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक से जैन यहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो ये उसकी फिक्र करने लगती है। फिर इसका डॉक्टर फ्रेंड आकर इसे बताता है कि परेशान मत हो, ये बस सो गया है। जिया कहती है कैसे कैसे, मैंने इसे इतना उठाने की कोशिश करी तो भी नहीं उठा। तो ये बताता है कि मैंने जो इसे मेडिसिन दिया हो ना उसकी वजह से। हाँ, अगर अब तुम्हें इसकी ज्यादा फिक्र हो रही है तो इसकी अच्छे से केयर करो और इसे मेडिसिन पिला दो और साथ ही साथ इसे गीले कपड़े से ठंडा करने की कोशिश करो। जिया कहती है कि लेकिन मेडिसिन ये पी नहीं रहा है, मैंने इसे पिलाने की कोशिश की थी। तो जैन का डॉक्टर फ्रेंड कहता है कि फिर तो तुम्हें एक रास्ता पता है ना, मुंह से पिला दो। फिर वो तो यहाँ से चला जाता है और जिया सोचती है कि अब उसे ये सब करना ही होगा। और फिर जिया अपने मुंह से इसे मेडिसिन पिलाती है और फिर वो उसका शर्ट खोलने लगती है उसे गीले कपड़े से ठंडा करने के लिए और अपने आप को समझाती है कि मुझे शायद फील करने की क्या जरूरत है, वैसे भी हम नाइट स्पेंड कर चुके हैं। और फिर जिया तो इसकी बॉडी देखकर बहुत ही खुश भी होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बैठे बैठे यहाँ पर सो जाती है और जब जैन की नींद खुलती है तो वो इसे बिना डिस्टर्ब करे हुए उठ जाता है और तभी यहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है और वो जैन से बताने लगता है कि ये लड़की तो सच में तुझे कितना लाइक करती है, कल पूरी रात जाकर ये तेरी केयर कर रही थी और इसने तुझे अपने मुंह से मेडिसिन भी पिलाई और तुझे पूरी रात गीले कपड़े से ठंडा भी करी। तो जैन कहता है कि तुझे ये सब कैसे पता। तो इसका फ्रेंड बताता है कि यहाँ पर सीसीटीवी लगा है और मैं पूरी रात ये सब देख रहा था। तो जैन से चिल्लाता है कि कितनी गंदी हरकत है ना किसी की पर्सनल चीजें देखना। और फिर ये अपने फ्रेंड से ये भी कहता है कि मुझे भी थोड़ी सीसीटीवी वाली वीडियो दे देना, मैं भी देखूंगा। और फिर जैन जिया के लिए नोट छोड़कर और उसे अपने कोट से कवर करके चला जाता है। फिर जब जिया की नींद खुलती है तो वो इस नोट में पढ़ती है कि जैन ने लिखा होता है कि अब तुम मेरी दुनिया में आ गई हो, तो मेरी दुनिया से बाहर नहीं जा सकती। तभी यहाँ पर इसे इसकी मदर इन लॉ की कॉल आती है और वो बताने लगती है कि ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला है तो उनके लिए तुम शाओ के साथ मिलकर गिफ्ट लेने जाओ। फिर हम देखते हैं जिया की स्टेप सिस्टर वेवे को, जो कि जिया की फियांसी शाओ के घर आती है और सोचती है कि अब मैं उसे सेड्यूस करूंगी और फिर जब वो मेरा फियांसी बन जाएगा तो जिया के पास कोई भी पावर नहीं रहेगी। फिर ये इसे अंदर तो ले लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर किस काम से आई हो। तो कहती है कि ब्रदर इन लॉ मैं इस बारे में पूछने आई थी कि मेरी सिस्टर ने बताई कि आप लोग उनसे शादी करने के लिए डाउरी के तौर पर मेरी सिस्टर की मॉम की कंपनी मांग रहे हैं और बदले में हमें 60 मिलियन दे रहे हैं। ये सुनकर ही शौक होता है क्योंकि ये वाली डील तो हुई ही नहीं थी। फिर ये इसके पास बैठकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है कि ना मैं अपनी सिस्टर से ज्यादा अच्छी हूँ, पर शाओ को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और बोलते इसका गला दबाने लगता है। तभी इतने में यहाँ पर जिया पहुंच जाती है और वो वेवे को थप्पड़ लगाते हुए उसे चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसी को सेड्यूस करने की। ये सुनकर तो शाओ बहुत ही खुश हो जाता है कि पहली बार है कि जिया मेरी वजह से जेलस हुई है और किसी और लड़की को मेरे क्लोज आने से इसे प्रॉब्लम हुई। लगता है यानी ये मुझे सच में लाइक करती है। फिर ये से कहने लगता है कि मेरा इसके साथ देखो कुछ भी नहीं है और यही यहाँ पर मुझे फंसाने आई थी। तो जिया गुस्सा होने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं नहीं जानती, तुम इससे पहले निपटो और इसे यहाँ से दूर करो। फिर हम देखते हैं कि शाओ के पीछे पीछे उसकी स्टेप सिस्टर वेवे भी उसके साथ चली जाती है और फिर उसके बाद जिया रोने की एक्टिंग करते हुए शाओ की मॉम को कॉल करके इस बारे में बता देती है कि उसकी स्टेप सिस्टर यहाँ पर आई है शाओ को सेड्यूस करने के लिए और दोनों साथ में रूम में है। और फिर ये बहुत ही खुश होने लगती है कि ऐसे वो अपनी स्टेप सिस्टर को सबक सिखाएगी। और फिर शाओ की मॉम तुरंत यहाँ पर पहुंच जाती है और वो जिया से बात करती है और साथ ही उसे लेकर वेवे को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को सेड्यूस करने की, और वो इसे थप्पड़ लगाकर इसे यहाँ से भगा देती है। और फिर शाह को भी चिल्लाती है कि तुम्हें जिया को छोड़कर ऐसी लड़की में इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये कहता है कि मॉम बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो यहाँ मेरे पीछे पड़ी थी। फिर जिया तो यहाँ से चली जाती है और शाह अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम क्या आप मुझे 60 मिलियन दे सकती हैं, मुझे कुछ काम है। इसकी मॉम कहती है कि ठीक है दे देती हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें जल्दी से जल्दी शाह के साथ बेबी करना होगा ताकि ग्रैंडपा तुम्हें जल्दी से फैमिली का हेड बना सके। तो ये कहता है कि ठीक है मॉम मैं समझ गया। फिर इसके बाद शाह की मॉम यहाँ से जाते हुए जिया से कहती है कि आज रात तुम इधर ही रुक जाओ और शाह के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करो। तो जिया हाँ बोल देती है और इतने में जैन घर आया होता है और वो सुन लेता है और फिर वो इतना जेलस हो जाता है कि जिया को कार में ले जाकर उसे फोर्सली किस करने लगता है और कहता है कि तुम बहुत जल्दी में हो शाह के साथ बेबी करने के लिए। तो ये से चिल्लाती है कि तुम्हारा ऐसे क्या लेना देना है। तभी इतने में हम देखते हैं कि इसकी स्टेप मॉम यहीं पर ही आ रही होती है इसे सबक सिखाने के लिए कि आखिर ये मेरी बेटी को तंग कैसे कर सकती है। और इतने में वो जिया को कार में देख लेती है और सोचती है कि अच्छा तो ये किसी वाइल्ड मैन के साथ अफेयर चला रही है। फिर ये जल्दी से इसका फोटो ले लेती है और सोचती है कि अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी। और फिर इसके बाद स्टेप मॉम तो यहाँ पर ये फोटोज को लेकर घर पहुंच जाती है और ग्रैंडपा से बताने लगती है कि आपकी होने वाली ये जो ग्रैंड डॉटर इन लॉ है ना, ये आपको धोखा दे रही है और इसका किसी वाइल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा है और मेरे पास इसके एविडेंस है। और वो इन लोग को फोटोज दिखा देती है। फिर शाओ भी ये देखने के बाद जिया के ऊपर गुस्सा करने लगता है और पूछता है कि ये कौन है। जिया कुछ जवाब नहीं दे रही होती है तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि देखा मैं सच कह रही हूँ, ये गिल्टी फील कर रही है इसलिए अब कुछ जवाब नहीं दे पा रही। तभी इतने में जैन यहाँ पर पहुंच जाता है और वो कहने लगता है कि ये मैन कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ और ये फोटो थोड़ी गलत तरीके से ली गई है, हम लोग किस नहीं कर रहे थे बल्कि मैं जिया का सीट बेल्ट लगाने में हेल्प कर रहा था।
फिर स्टेप मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो। तो फिर यहाँ पर स्टेप मॉम को पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शाओ का अंकल है और वो बहुत ही पावरफुल है। इसलिए तो स्टेप मॉम तुरंत ही डर जाती है और चुप हो जाती है कि नहीं नहीं मेरी गलती है, मैंने गलत देखी होंगी। फिर ग्रैंडपा स्टेप मॉम को बहुत चिल्लाते हैं कि वो जिया के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगाए डाल रही थी। फिर ये अच्छे से डील करने लगती है कि वैसे देखो, आप मेरी बेटी की शादी आपकी फैमिली में हो रही है तो मैं आपकी रिलेटिव हुई ना, तो आप लोगों को हमें अच्छी ब्राइड प्राइस देनी चाहिए। ग्रैंडपा ऐसे कहते हैं कि जिया की असली मॉम हमारी रिलेटिव होती, आप नहीं, और आप तो यहाँ पर जिया के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रही थी। और फिर ये लोग स्टेप मॉम को तो डरा देते कि अगर वो वापस ऐसा करेंगी तो इन्हें जेल करवा देंगे, तो वो यहाँ से डर के भाग जाती है। और फिर इसके बाद जिया और ग्रैंडपा भी यहाँ से चले जाते हैं। तो शाओ यहाँ पर जैन से पूछने लगता है कि आखिर आपको मेरी फियांसी से इतना नजदीक होने की क्या जरूरत थी। तो जैन इसे वार्न करता है कि वो कोई तुम्हारी खिलौना नहीं है जिसके साथ तुम जो चाहे वो करो, उसे अच्छे से ट्रीट करना, ठीक है, ऐसा बोलकर चला जाता है। और फिर इसके बाद शाओ यहाँ जिया के पास पहुंचकर उससे चिल्लाने लगता है कि तुम मेरी फियांसी हो, इसलिए दूसरे मैन से दूर रहा करो। जिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तो तुम्हारी फियांसी हूँ ना, फिर भी तुमने मेरे सामने इतनी सारी लड़कियों को डेट करे। तो ये कहता है कि मैंने उसके लिए तुमसे माफी मांगा ना, तो भी तुम माफ क्यों नहीं कर रही हो। ये मन में सोचती है कि वैसे भी मैंने अपने डैड से कॉन्ट्रैक्ट साइन तो करवा ही ली हूँ, तो मुझे कैसे भी करके इसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ना ही है। फिर ये यहाँ से झगड़ा करके चली जाती है और अपने डैड के सामने भी रोने की एक्टिंग करते हुए कह देती है कि उसकी स्टेप मॉम ने कैसे उसकी शादी तोड़ने की कोशिश करी। और फिर उसके बाद जिया सीधा अपनी मॉम की कंपनी पहुंच जाती है, जहाँ पर वो अपनी स्टेप मॉम से कह देती है कि अब मैं आपको फायर कर रही हूँ क्योंकि अब ये कंपनी मेरी है, इसे मैं संभालूंगी। और फिर ये यहाँ से निकलवा कर सभी एम्प्लॉय से कह देती है कि अब उन लोग को इसके ऑर्डर फॉलो करने होंगे। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिया को जैन की डॉक्टर फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें ना जैन की चोट चेक करनी पड़ेगी और उसकी बैंडेज वगैरह बदलनी होगी क्योंकि वो खुद की केयर तो करता नहीं है। फिर जिया रात में यहाँ पर जैन के रूम में पहुंच जाती है उसकी बैंडेज चेंज करने। तभी वो इसे पूछता है कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी लाइक नहीं करती हो। तो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें मेडिसिन देने आई थी और अब तुमने ले लिए ना तो मैं जा रही हूँ। तभी इसे रोकता है और कहता है कि मेडिसिन लेकर मुझे बहुत ही कड़वा फील हो रहा है, तो मुझे कुछ मीठा लेना है। कहती है कि रुको मैं जाके किचन में देखती हूँ। जैन कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है और फिर वो उसे किस करने लग जाता है। और फिर जिया भी उसे किस कर रही होती है। तो ये कहता है कि देखा, मैंने बोला था ना कि तुम मुझे लाइक करती हो और तुम बस मुंह से झूठ बोल रही हो, लेकिन तुम अपने आप को रोक नहीं पा रही हो क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो। जिया इससे पीछे छुड़ाकर जल्दी से बाहर आती है और सोचने लगती है कि कहीं मैं सच में उसे लाइक तो नहीं करने लग गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ की मॉम जिया के लिए ड्रेस लेकर आई होती है और उसे गिफ्ट में दे रही होती है। तभी यहाँ पर जैन पहुंच जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और वो यहाँ पर जिया को अपनी तरफ से लाया हुआ गिफ्ट देता है जो कि काफी महंगी ड्रेस होती है। और ये देखकर शाओ की मॉम कहने लगती है कि तुम इसके अंकल हो तो तुम्हें ये नहीं देना चाहिए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर शाओ की मॉम जैन से पूछने लग जाती है कि आखिर वो वापस अब्रॉड कब जाने वाला है। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि अब वो नहीं जाएगा और यहीं पर रहेगा। तो इन्हें बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचती है कि लगता है अब ये मेरे बेटे शाओ के साथ फैमिली प्रॉपर्टी के लिए लड़ना चाहता है। और फिर ये अपने बेटे शाओ को समझाती है कि अगर तुम जल्दी से बेबी नहीं करोगे ना तो फिर ग्रैंडपा फैमिली का हेड जैन को बना देंगे और तुम बस ऐसे ही रह जाओगे। तो इसलिए आप मेरी बात मानो, मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी हूँ, तुम रात में शाओ के रूम में जाना और उसके साथ नाइट स्पेंड करना। और फिर शाओ की मॉम जिया के पास आकर उसे जूस दे देती है जिसमें उन्होंने ड्रग मिलाई होती है। जिया को पहले शक हो जाता है और वो बस जूस पीने की नाटक करती है। और फिर रात में हम देखते हैं कि चुपके से शाओ यहाँ पर आ जाता है और जिया को टच करने लगता है। तभी वो जल्दी से ब्लैंकेट से कवर करते हुए इसे खूब मारती है और फिर यहाँ पर जैन भी पहुंच जाता है और जिया बताती है कि मेरे रूम में कोई बदमाश घुसा है। और फिर लोग देखते हैं कि ये तो शाओ है। जिया कहती है कि मैं तो डर गई थी कि कोई परवट घुसा है, इसलिए मैंने इसे खूब मारी। और फिर जैन यहाँ पर शाओ को मारने लगता है और उसे चिल्लाता है कि आखिर ऐसे कैसे वो जिया के रूम में चुपके से आ सकता था। तो शाओ कहता है कि ये मेरी फियांसी है और मैं इधर आ भी गया तो भी क्या हो गया। तो जैन कहता है कि लेकिन तुम्हारी फियांसी ये नहीं चाहती तो तुम इसे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। फिर शाओ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जिया से कहता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। फिर जैन गुस्से में अपने डैड को इस बारे में बताने जा रहा होता है तो जिया इसे रोकती है और कहती है कि प्लीज ग्रैंडपा को इस बारे में पता मत लगने दो, उन्हें लीवर कैंसर है और अगर वो थोड़ा सा भी गुस्सा होंगे तो उन्हें कुछ भी हो सकता है, 1 साल में उनकी सर्जरी होनी है। तो ये कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम शाओ के साथ अपनी एंगेजमेंट क्यों नहीं कैंसिल कर रही हो, ग्रैंडपा की वजह से। फिर ये जिया को मनाने लगता है कि देखो तुम उसके साथ अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर दो, हम दोनों साथ हो जाते हैं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो जिया इसे मना कर देती है कि मुझे किसी से भी शादी करनी ही नहीं है। तो ये कहता है कि शादी नहीं करनी है तो चलो हम लोग लवर बन जाते हैं, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
जिया नहीं मान रही होती है तो अभी इसे कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ और तुम्हें मुझसे बेटर मैन कोई और नहीं मिलेगा। फिर वो इसे रेस्ट करने का बोलकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जैन जिया को उसके कॉलेज छोड़ने जा रहा होता है, पर तभी रास्ते में ब्रेक फेल हो जाता है और इन दोनों का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। और जिया कहने लगती है कि आखिर कौन मुझे टारगेट कर रहा है और मुझे मारना चाहता है। तो जैन कहता है कि तुम्हें नहीं बल्कि मुझे टारगेट कर रहा है, और वो इसे बता देता है कि वैसे मैंने पता कर लिया हूँ, इसके पीछे मेरी सिस्टर इन लॉ का हाथ है, वो मुझे मारना चाहती है। जिया पूछने लगती है कि आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो कहता है कि अभी घर चलेंगे ना तो पता लग जाएगा। इसके बाद ये लोग घर आते हैं, ग्रैंडपा के साथ डिनर करने बैठते हैं और शाओ की मॉम को जैन को देखकर खुशी नहीं मिलती कि आखिर ये सेफली कैसे आ गया। तभी जैन यहाँ पर अनाउंस करने लग जाता है कि अब वो अब्रॉड नहीं जाने वाला है और उल्टा वो कंपनी संभालने वाला है, और क्योंकि उसके डैड उसे फैमिली का हेड बना रहे। ये सुनते के साथ ही वो ग्रैंडपा को कहने लग जाती हैं कि ये मौका शाओ को मिलना चाहिए, वो कंपनी संभालेगा। तो जैन कह देता है कि वो इस लायक का नहीं है और साथ ही मैं आपको भी कंपनी से फायर कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जिया और जैन यहाँ रूम में होते हैं और जिया से कहती है कि आखिर तुम ग्रैंडपा के सामने शाओ की मॉम के बारे में पता क्यों लगने दे रहे थे कि उन्होंने ही तुम्हें हर्ट करी है, क्या तुम्हें डर नहीं कि उन्हें कुछ हो जाता। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे डैड के ट्रीटमेंट के लिए मैंने अच्छे डॉक्टर का अरेंजमेंट करवा दिया हूँ। फिर इसके बाद जी अपने डैड के घर गई होती है अपना हाउस होल्ड रजिस्टर लेने के लिए, और तभी वो देखती है कि शाओ पहले से यहाँ पर बैठा होता है। वो जिया से माफी मांगने लगता है, पर वो तो कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ के रहूंगी, वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तुम उन्हीं के पास जाओ। तभी ये इसके गले पे निशान देख लेता है, कहता है कि तुम्हारा भी किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये मान जाती है कि हाँ, और पता है मैं जिसके साथ हूँ ना वो मैन तो तुमसे काफी ज्यादा अच्छा है। और ये से वॉर्न भी कर देती कि ग्रैंडपा के सामने मेरे बारे में कुछ बताने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें देख लूंगी। फिर उसके बाद ये अपने डैड से हाउस होल्ड रजिस्टर लेकर शाह को यहीं पर ही छोड़ते हुए कार से जाने लगती है और सोच लेती है कि अब वो जल्दी से इसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ेगी और अपनी मॉम की सारी चीजें लेकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके टोटली आजाद हो जाएगी। फिर इसके बाद जिया को पता लगता है कि ग्रैंडपा बीमार है, तो वो तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल में मिलने आती है और यहाँ पर कोई ओल्ड डॉक्टर होते हैं जिनसे बात करके जिया को पुरानी चीजें भी पता लगती है कि जब वो छोटी थी और उसे किसी ने जहर दे दिया था तो उस वक्त उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि जैन था, और उसी की वजह से वो बच पाई थी। ये सुनकर काफी शौक होती है कि उसने इस बारे में उसे छिपा के रखा था। फिर जिया को यहाँ पर शाओ मिल जाता है और ये उसे समझा देती है कि जब तक ग्रैंडपा ठीक नहीं हो जाते उन्हें हमारे बारे में कुछ बताना मत, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो ये कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, तुम मेरे अंकल को लाइक करती हो ना। तो ये मान लेती है कि हाँ, और ना तुम अपने आप को आईने में देख लो और कंपेयर कर लो कि तुम्हारे अंकल के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। और फिर इसे बातें सुनाने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि जैन बाहर खड़ा होकर इन लोग की सारी बातें सुन चुका होता है। फिर ये बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करने लगती है और जैन जल्दी से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ये कहती है कि अब इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। और फिर यहाँ पर ग्रैंडपा की सर्जरी कंप्लीट होती है और उन्हें होश आ जाता है, तो जिया उनसे मिलने जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे वो बाहर निकलती है तो यहाँ पर शाओ से पूछने लगता है कि क्या वो उससे बात भी नहीं करने वाली है। तभी इतने में जैन यहाँ पर आकर जिया से शाओ को दूर करता है, तो शाओ कहता है कि क्या आप ये मेरी आंटी है। इतने में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा बाहर आकर ये सब सुन लेते हैं और उन्हें पता लग जाता है। फिर इसके बाद वो अपने हाउसकीपर को बोलकर जैन को पनिशमेंट दिलवाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे वो अपनी निस की फियांसी के साथ ये सब कर सकता है। तो ये अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि डैड मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आप उसकी शादी शाओ से नहीं बल्कि मुझसे करवाओ। पर ग्रैंडपा नहीं मान रहे होते और इसे खूब मार खिलवा रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर जल्दी से जिया आ जाती है और वो जैन की तरफ से ग्रैंडपा को कहने लगती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसने ही वॉलंटियर करी थी। तो ग्रैंडपा फिर मान जाते हैं और फिर दोनों से कहते हैं कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अब उन दोनों को शादी करनी होगी और जल्दी से जल्दी अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा। तो जैन तो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो जिया से बात करने जाता है। जिया को लग रहा होता है कि वो उसे लाइक नहीं करता है, बस उसके साथ नाइट स्पेंड करने में उसे खुशी है। तो ये उसे बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। पहले मैं तुम्हारा अंकल जरूर था, लेकिन वो बस मैं प्रिटेंड करता था, मैं तुम्हें हमेशा से लाइक करता था। और जब हम उस दिन बार में मिले थे तो फिर तुमने ही मुझे प्रोवोक करी थी और मुझे फिर लगा कि मैं अब अपने आप को और नहीं रोक पाऊंगा और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। जिया उसे दूर करने लगती है तो ये कहता है कि शायद तुम मुझे अभी भी पसंद नहीं करती हो, तो ठीक है मैं तुम्हारी लाइफ से डिसअपियर हो जाऊंगा। अभी जिया जल्दी से उसे रोक लेती है और वो मान जाती है, लेकिन पहले वो पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे हमेशा लाइक करोगे। तो वो कहता है कि हाँ, मेरी लाइकिंग तुम्हारे लिए कभी चेंज नहीं होगी। फिर वो उसे वेडिंग रिंग देता है और दोनों ही बहुत ही हैप्पी होते हैं। इसके बाद वो दोनों ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं और वो इन दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं और जिया से कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए डाउरी और ब्राइड प्राइस दोनों का अरेंजमेंट करे, किसी भी चीज की उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा उसे ये भी कहते हैं कि जब शाओ तुम्हें इतने टाइम से चीट कर रहा था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हारी खुशियां चाहता हूँ। तो जिया को काफी बुरा लगता है कि ग्रैंडपा मैं तो बस इस फैमिली का यूज कर रही थी अपनी मॉम की सारी चीजें लेने के लिए, पर आपने तो मुझे कितना अच्छे से ट्रीट किया है।
फिर उसके बाद ग्रैंडपा शाओ और उसकी मॉम को चिल्लाते हैं कि उन्होंने बस इन दोनों को इतने टाइम से झेले, लेकिन अब और नहीं। और वो शाओ की मॉम से ये क्लियर कर देते कि उन्हें फैमिली प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोग लायक ही नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम लोगों ने अब तक जो जो चीजें कर रहे हो ना, मुझे सब पता है। वो बताते थे कि उन्हें इस बारे में पहले से पता लग गया था कि इन्होंने जैन को मारने की कोशिश की थी ताकि शाओ को प्रॉपर्टी मिल सके ना। फिर शाओ को भी ये जानने के बाद शौक लगता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि उसे ये उम्मीद नहीं थी। तो ये कहती है कि मैंने सब तुम्हारे लिए की। फिर शाओ को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ और जिया भी मुझे पसंद नहीं करती, और ये रोते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया और जैन साथ में अच्छी हैप्पी लाइफ बिता रहे होते हैं और फिर जैन जिया को एक अच्छा सा प्रपोजल देता है। और फिर हम देखते हैं कि जिया अपने डैड और स्टेप मॉम से बदला भी ले लेती है और उनसे अपनी मॉम की सारी चीजें भी ले लेती है और उन लोगों को पूरी तरीके से बैंकरप्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जैन भी यहाँ पर जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आया होता है और वो इस बारे में से डिस्कस करती है कि जब उसने उसकी जान बचाया था तो उसने आज तक उसे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो जैन कह रहा है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे फेवर की वजह से मुझे लाइक करो। फिर जिया इसे तुरंत ही कह देती है कि मेरे साथ अब भी चलो। तो ये कहता है कि कहाँ पर। जिया कहती है कि शादी करने के लिए, अब भी इसी वक्त। तो जैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि जिया फाइनली मान गई और वो उसे तुरंत ही उठा के लेके जाने लगता है। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।